नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। कोलकाता रेप और मर्डर केस में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को ने रेप के बाद पीड़िता का 2 बार गला घोटा। 3 से 4 बजे के बीच में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बीजेपी इस मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है और आज कोलकाता में बीजेपी के नेता धरने पर बैठेंगे। देश भर के सरकारी अस्पतालों में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को खत लेकर मामले में निष्पक्ष और दोषियों को कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है। इसके साथ ही तत्काल प्रभाव से महिला डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी मांग की गई है। कोलकाता के आरसी मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने एक बार फिर पूरे देश को हिला कर रख दिया है। दुष्कर्म और हत्या के इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए हैं। कोलकाता पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेडी डॉक्टर के परिजनों को सौंप दी है, जिसके मुताबिक पीड़िता की हत्या गला घोंटकर की गई। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोंटा। पीड़िता की मौत सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच हुई थी। सूत्रों के मुताबिक आरोपी संजय रॉय फांसी देने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पूछताछ के दौरान उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी ने पुलिस से कहा कि हाँ, मैंने अपराध किया है, मुझे फांसी दे दो। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी संजय रॉय में लंबे समय से मारपीट करने की प्रवृत्ति थी। पूछताछ में उसने अपनी मां, बहन और पत्नी पर भी हमले की बात कबूल की है। सोशल मीडिया पर बढ़ती अटकलों और अफवाहों के बीच पुलिस ने मामले से संबंधित 15 लोगों की पहचान की है। पुलिस सभी से इस मामले में पूछताछ करेगी। अब तक इकट्ठा किए गए डीएनए सैंपल फॉरेंसिक लैब भेजे जा चुके हैं। पुलिस अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। खास तौर पर रॉय की पिछले 30 दिनों की गतिविधियां देखी जा रही हैं। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस दौरान उसने किन लोगों से मुलाकात की या किससे संपर्क किया, ताकि किसी संदिग्ध व्यवहार या गलत हरकत के पैटर्न की पहचान की जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। कोलकाता रेप केस में आरोपी से पूछताछ, परिस्थिति जन्य साक्ष्य और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वारदात की टाइमलाइन सामने आई है, जिसके मुताबिक 8 अगस्त को सुबह संजय रॉय सलुवा से सुबह वो कोलकाता लौटा। दोपहर में वो दलाल बनकर एक मरीज को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए पहुंचा। रात 11 बजे संजय अस्पताल की उसी इमारत में परिजनों के साथ मरीज को देखने के लिए और एक्सरे करवाने के लिए वापस आया। रात 1 बजे संजय एक अन्य मरीज की सहायता के लिए उसी इमारत में लौटा, जिसका ऑपरेशन होना था। रात 3 बजे संजय अस्पताल के पीछे एक मरीज के रिश्तेदार के साथ शराब पीते हुए देखा गया। उन्होंने मरीज के साथ आए शख्स की मदद के लिए पैसे दिए और उबर बाइक बुक की ताकि वो घर लौट सके। रात 3 बजे के बाद संजय चेस्ट मेडिसिन बिल्डिंग की 3री मंजिल पर गया। कुछ ही मिनटों में वो सेमिनार हॉल में पहुंचा, जहां पर महिला डॉक्टर आराम कर रही थी। संजय ने वहां पर कथित तौर पर महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया और हत्या कर दी। लगभग 40 से 45 मिनट के बाद वो सेमिनार हॉल से बाहर चला गया। सुबह 4:37 पर सीसीटीवी फुटेज में संजय को बाहर निकलते देखा गया और वो अपनी बाइक पर बैठकर वापस आया, फिर उसके बाद सो गया। बलात्कार और हत्या के मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल की टीम डीसीपी रैंक एक और कुशल आईपीएस अधिकारी को इसमें जोड़ा गया है। सूत्रों के मुताबिक टीम में आईपीएस अमित वर्मा को शामिल किया गया है और अब 8 सदस्यीय एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। कोलकाता पुलिस ने एसआईटी की मदद के लिए एक शिफ्ट में 15 लोगों को तैनात किया और इस बीच में आरजी कर हॉस्पिटल के चेस्ट मेडिसिन विभाग के एचओडी और सहायक को पूछताछ के लिए बुलाया गया और सूत्रों के मुताबिक चेस्ट मेडिसिन विभाग के असिस्टेंट ने सबसे पहले पीड़िता के परिवार को फोन करके आत्महत्या की जानकारी दी थी। पुलिस ने अब तक इंटर्न, हाउस स्टाफ, पीजीटी समेत 7 जूनियर डॉक्टर से पूछताछ की है और पुलिस सूत्रों का दावा है कि ये लोग उस रात ड्यूटी पर थे। इनमें से 4 ने पीड़िता के साथ खाना खाया। जल्द ही पुलिस अस्पताल के कुछ और डॉक्टर को भी तलब करेगी। बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशली स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी एक प्रश्न है। कुछ दिन पहले जादवपुर में भी ऐसे एक इंसिडेंट हुई थी। दोबारा इस प्रकार की इंसिडेंट एक सरकारी इंस्टीट्यूशन में
जो घिनौना काम हुआ है उसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा किया जाए, भर्त्सना किया जाए, वो कम होगा। बंगाल सरकार को उसके बारे में गुनहगारों को कार्रवाई करना पड़ेगा उनके ऊपर, और बंगाल सरकार उसके लिए उत्तरदायी होना ही पड़ेगा। সবাইকেই সরানো হয়েছে এবং ডগ স্কোয়াড থেকে শুরু করে ভিডিও থেকে শুরু করে ফরেনসিক ডিপার্টমেন্ট থেকে শুরু করে সবাইকেই ইনভলভ করা হয়েছে যাতে খুনি গ্রেপ্তার হয় এবং দোষীরা শাস্তি পায়। এবং আমি চাই পুলিশ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের গ্রেপ্তার করবে। कन्नौज में नाबालिग के साथ रेप की कोशिश के मामले में पुलिस ने आरोपी नवाब सिंह को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल नवाब जेल में है। इस बीच में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ये तस्वीर 4 अगस्त के उस कार्यक्रम की है जिसमें नवाब को अच्छे कामों के लिए सम्मानित किया गया था। जब नवाब सिंह यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई तो ये पता चला कि उसके खिलाफ लगभग 16 और केस दर्ज हैं। कन्नौज के शहर कोतवाली और तिरवा थाने में 3 बार गुंडा एक्ट समेत हत्या के प्रयास जैसे कई धाराओं में केसेस दर्ज हैं। वो आरोपी है। पुलिस ने कन्नौज मामले में नवाब सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार करने का दावा किया है। कोर्ट ने नवाब सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। षड्यंत्र पुलिस और यहाँ के पूंजीपति मिलके ये षड्यंत्र कर रहे हैं। कन्नौज रेप केस में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। आरोप है कि नवाब सिंह कन्नौज में डिंपल यादव के राइट हैंड और सांसद प्रतिनिधि के रूप में जाना जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मिनी सीएम कहलाया जाता था, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने उसे बीजेपी के इन आरोपों के बाद नवाब सिंह यादव से दूरी बना ली है। प्रेस नोट जारी करके बताया गया कि आरोपी नेता समाजवादी पार्टी का सदस्य नहीं था और पिछले 5 साल से पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल था। तो कोई समाजवादी पार्टी का छुटभैया नेता नहीं है। समाजवादी पार्टी से ब्लॉक प्रमुख रहा है और डिंपल यादव का सांसद प्रतिनिधि रहा है। और जिस तरह के घिनौने आरोपों में रंगे हाथ पकड़ा गया है, अब समाजवादी पार्टी के पास मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं बची है। 2017 से ही वो पार्टी से असंतुष्ट थे, पूरा कन्नौज जानता है, इधर उधर थे। बहरहाल उनकी दोस्ती बहुत सारे लोगों से थी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत नेताओं से थी, और किसी से दोस्ती हो, किसी से व्यवहार हो, जिसकी जितनी गलती है उतना काम कानून को करना चाहिए। कानपुर में पुलिस ने 70 साल के मौलाना को गिरफ्तार किया है, जिस पर 7 साल के बच्चे के साथ हैवानियत का आरोप है। परिवार वालों के मुताबिक टॉफी का लालच देकर मौलाना ने बच्चे को कमरे में बुलाया। तभी मौके पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, लेकिन मौलाना उन्हें चकमा देकर भाग निकला। फिलहाल पुलिस ने मौलाना को उसके रिश्तेदार के घर से गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता के परिजनों का आरोप है कि मौलाना पहले भी 2 लड़कियों के साथ गलत काम कर चुका है, लेकिन लोक लाज के डर से किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं करवाई। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 को वापस ले लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से बिल के ड्राफ्ट को सुझाव और फीडबैक के लिए सर्कुलेट किया गया था, लेकिन अब विस्तृत विचार विमर्श के बाद सरकार नया ड्राफ्ट जारी करेगी। सरकार ने सुझाव की समय सीमा बढ़ा दी है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस फैसले के पीछे की एक बड़ी वजह द न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन का भी दबाव माना जा रहा है। पुराने ड्राफ्ट के मुताबिक सरकार की यूट्यूबर्स पर शिकंजा कसने की तैयारी थी। आज सुप्रीम कोर्ट संविधान की प्रस्तावना से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका में संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने की मांग की गई। इस मामले में 3 याचिकाएं दाखिल की गई, जिनमें से एक याचिका बीजेपी नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने की है। 42वें संशोधन के जरिए संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। यह पहली और आखिरी बार था जब संविधान के प्रस्ताव में बदलाव हुआ था। इन शब्दों को जोड़ने के पीछे तर्क दिया गया था कि देश को धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक तौर पर विकसित करने के लिए ये जरूरी है। 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आने के बाद 44वें संविधान संशोधन के जरिए 42वें संशोधन के कई प्रावधानों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में हुए बदलाव में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी। प्रस्तावना में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका में कहा गया है कि इस तरह का संविधान संशोधन के अनुच्छेद 368 के तहत संसद की शक्ति से परे है, यानी कि संसद में इस तरह के संविधान में संशोधन जो है संसद इस तरह के संविधान में संशोधन नहीं कर सकता।
पेरिस ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए गए खिलाड़ी अब भारत वापस लौट रहे हैं। वापस लौटने वाले एथलीट्स पर खास नजरें अब स्टार रेसलर विनेश फोगाट पर हैं, मनु भाकर पर है, हॉकी टीम के स्टार गोलकीपर पीआर श्रीजेश पर रहने वाले हैं। विनेश के सिल्वर मेडल पर सीएस का फैसला भी आ जा सकता है। 100 ग्राम वजन बढ़ने से उन्हें फाइनल में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। विनेश ने इस फैसले को चुनौती देते हुए जॉइंट सिल्वर मेडल की मांग की है। भारत में विनेश का बेसब्री से इंतजार हो रहा है और उनके लौटने पर इस मामले से जुड़े हुए तमाम पहलू भी सामने आएंगे। विनेश का डिस्क्वालिफिकेशन दुनिया भर में चर्चा का विषय रहा। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी सभी खिलाड़ियों से मिलने भी वाले हैं। बिहार के समस्तीपुर में तनिष्क के शोरूम में एक महिला ने सोने की चेन पर से हाथ साफ कर दिया और बड़ी सफाई से इस महिला ने सोने की इस भारी भरकम चेन को की जगह नकली चेन काउंटर पर रख दी और वहां से फरार हो गए। शोरूम कर्मचारियों को इस हेराफेरी की भनक नहीं लगी और इस महिला ने बड़ी ही सफाई से जो है चेन दिखा रही कर्मचारी को अपनी बातों में पहले तो फंसाया, फिर असली चेन को बिल्कुल चुपके से उस पर हाथ साफ कर दिया। जब असली चेन पर लगा हुआ टैग फर्श पर पड़ा तो शोरूम कर्मचारियों के होश उड़ गए। सीसीटीवी खंगाले पर चोरी की इस वारदात का पता चला। मुजफ्फरपुर में हुई गैंग वॉर में जमकर फायरिंग की गई। टॉफी रॉय के घर की छत पर चढ़कर शशांक नाम के एक बदमाश ने उनके साथियों के साथ मिलकर जमकर गोलियां दागी। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच में लंबे समय से अदावत चल रही है। टॉफी के पिता ने आरोप लगाया है कि यह फायरिंग 5 लाख की रंगदारी के लिए की गई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों ही आरोपी पहले जेल की हवा भी खा चुके हैं। वडोदरा में बिजली का खंभा लगाते समय 2 कर्मचारियों को जोरदार बिजली का झटका लगा। फिलहाल दोनों ही घायलों को अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है कि हादसे से अनजान दोनों ही कर्मचारी बिजली का खंभा लगा रहे हैं और अचानक उन्हें वहां करंट लग जाता है। हादसे की सबसे बड़ी वजह यह है कि बिना कोई सेफ्टी बिजली कंपनी के कर्मचारी वहां काम कर रहे हैं। भारत नेपाल सीमा पर वाल्मीकि आश्रम में दर्शन करने के लिए 69 भारतीय श्रद्धालुओं को वहां रेस्क्यू किया गया है। वाल्मीकि आश्रम के रास्ते में आने वाली तमसा नदी पार करते समय अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। श्रद्धालु सैलाब के बीच में फंस गए। सशस्त्र सीमा बल और एटीएफ नेपाल के जवानों ने मिलकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया। मानव श्रृंखला बनाकर श्रद्धालुओं को नदी पार करवाए गए। इनमें 29 महिलाएं जबकि 9 बच्चे शामिल हैं। बिहार में गंगा और सोन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से दानापुर और मनेर के तमाम गांव पानी में डूब गए हैं। तमाम घर जलमग्न हो गए। मंदिरों की इमारतें भी पूरी तरह से डूब चुकी हैं। कई जगहों पर गले तक पानी पहुंच गया। खेतों में फसल बर्बाद हो चुकी है। पशुओं का चारा भी पानी में बह चुका है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा।